नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं ऑफ इंडिया। और आज हम बात करेंगे श्रीवास्तव जी से। और ये जो है जाना पहचाना नाम है, आप लोगों ने टीवी डिबेट्स में देखा हो। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी आप एक तरह से कह सकते हैं, बिहार की हैं। और अभी जो मुद्दा जिस पे आज हम बात करने जा रहे हैं वो है बिहारियों से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ से माइग्रेशन जो है, पलायन जो है मज़दूरों का और ब्रेन्स का भी, ब्रेन ड्रेन भी होता है और मज़दूरों का भी पलायन होता है, तो उसी पे बात करेंगे। इससे पहले कि मैं इस चर्चा को शुरू करूं, मैं आप सबों से एक एक आग्रह करना चाहूँगा कि आप YouTube पे अगर आप देखते हैं तो YouTube पे द चर्न करके एक चैनल है जिसका डिस्क्रिप्शन मैं आपके स्क्रीन पे डाल रहा हूं, तो उसको जाइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ अलग अलग मुद्दों पे शुभस्ता जी जो हैं बात करती है। अलग अलग पॉलिटिकल हस्तियाँ होती हैं, क्षेत्रों के जानकार होते हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं, उस पर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पे उनकी बातें होती हैं। तो उसको जाके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और शुरू करते हैं इस चर्चा को। नमस्कार श्रीवास्तव जी, हमसे जुड़ने के लिए और ऑफ इंडिया से बात करने के लिए। प्रवासी मजदूरों की समस्या जो है हम सब जानते हैं। और आप जिस इलाके से आते हैं, मैं जहाँ से आता हूँ बिहार से, और उसमें भी मिथिला वाला क्षेत्र जो है वहाँ से, तो वहाँ ये समस्या जो है किसी से छुपी हुई नहीं है। पूरी दिल्ली जो है बिहारियों से भरी हुई है। और आप राष्ट्र के जिस हिस्से में जाएंगे तो मजदूरों में आपको बिहार के लोग काफ़ी मिल जाएंगे। स्थिति उनकी अच्छी है नहीं, मतलब मजदूरों की स्थिति तो वैसे भी कहीं भी अच्छी नहीं होती। और आजकल ये गलत कारणों से कह लीजिए चर्चा में, सही कारणों से है चर्चा में, वो तो चर्चा के बाद पता चलेगा। एक तो बात हो गई कि जो जो हमने देखा कि अभी प्रवासी मजदूरों को लेकर दो तीन दुर्घटनाएं हुई, उसके कारण भी चर्चा में आए। कोरोना के कारण ये जहाँ पे फंसे हुए थे, वहीं पे फंसे हुए थे, उनको निकालने की कोशिश हुई। प्रेशर बनाया गया गवर्नमेंट्स पे, सरकार पे प्रेशर बना कि श्रमिक ट्रेन जो है चलाई जाए। तो इसके दोनों एस्पेक्ट्स को आप बताइए कि वर्तमान में जो समस्या है वो क्या है, और वर्तमान की समस्या के पीछे जड़ में क्या है। प्रवासी मजदूर जो है प्रवासी बनता क्यों है? अजीत जी, एक तरह से देखा जाए तो आप और हम भी प्रवासी हैं। और इसके पहले कि मैं कुछ ऑफ इंडिया का शुक्रिया और आपका शुक्रिया कि हम इस मुद्दे पे जुड़ रहे हैं और बात कर रहे हैं। दो तरीके से माइग्रेंट की जो डेफिनेशन है वो परमानेंट माइग्रेंट और सेक्युलर माइग्रेंट है, समझे उसको। तो टास्क फोर्स ऑन माइग्रेशन बनी 2017 में। उसके डेटा के अनुसार हम देखें तो हमारे देश में करीब 13 करोड़ सर्कुलर माइग्रेंट हैं और 12 से 13 करोड़ परमानेंट। यानी हम 25 करोड़ लोगों की बात करते हैं जिसकी चर्चा आज है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि जिस कारण कोई भी रहा हो, आज ये चर्चा का विषय बना है माइग्रेशन। क्या इस क्रॉस सेक्शन में हम माइग्रेंट्स को देख रहे हैं? सबसे पहली चीज, अगर हम क्रॉस सेक्शन में इस माइग्रेंट पॉपुलेशन को नहीं देख रहे हैं तो फिर वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वाली बात जिस पे आप चर्चा करना चाहते हैं वो विभिन्न राजनीतिक कारणों की वजह से सम्यक चर्चा उस पर नहीं हो पाएगी। दूसरी चीज है, आज जो माइग्रेंट की समस्या है, तात्कालिक रूप से जो माइग्रेंट, तो बेसिक किस लेवल, एक स्टेट है जो कि इंडस्ट्रियल स्टेट हो सकता है या एग्रीकल्चर प्रधान स्टेट हो सकता है। जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली, ये सारे जो स्टेट्स हैं, पंजाब और हरियाणा एग्रीकल्चरल माइग्रेंट, एग्रीकल्चरल माइग्रेंट वहां ज्यादा है। और ये कर्नाटक, दिल्ली इंडस्ट्रियल माइग्रेंट है। यहाँ से जो लोग वापस जा रहे हैं वो वापस मूलतः 3 प्रदेशों में जा रहे हैं, बिहार, यूपी और वेस्ट बंगाल। एक मॉडल के रूप में अगर हम देखें, गुजरात भी उस सिचुएशन में आएगा, इंडस्ट्रियल माइग्रेंट, जहाँ पे इंडस्ट्रीज, वहां पे अगर हम स्थिति देखें तो आज मॉडल सेंडिंग स्टेट गुजरात भरा है। अगर हम सिर्फ डेटा की बात करें, सिर्फ सूरत को हम छोड़ दें जहां पर बहुत दुखद घटनाएं हुई, उस इंस्टेंस को अगर हम छोड़ दें तो गुजरात से डेटा काफी, और यूपी के साथ भी जो रिसीविंग स्टेट, यूपी ने भी बहुत। अब इसके करने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मेन चीज है जो हम भूल रहे हैं इस पूरे प्रोसेस, ये है कि जो स्टेट रिसीविंग एंड पे है, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो या बिहार, उनकी अच्छी नहीं है कि वो अपने माइग्रेंट को अपने ही यहाँ ला करके और उनको उचित रूप से उनकी व्यवस्था की जा सके वहां। एक बहुत कारण क्वारंटाइन, बाकी तो जो भी चीजें कही जाती है, हम लाना चाहते हैं, हमारे पास साधन नहीं है,
या ममता बनर्जी की शरद पवार जी से बात होती और ममता बनर्जी क्लियरली कह देती कि अब नहीं ला सकता, और शरद पवार जी लगभग हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि आप इसको लेकर के नहीं, यहाँ पे मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर, महाराष्ट्र में बंगाली माइग्रेंट पॉपुलेशन वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। इन सभी चीजों को जब तक अलग अलग स्टेट के अवयवों को नहीं देखेंगे या सेंटर स्टेट रिलेशन पूरे इस पूरे मुद्दे पे सम्यक चर्चा होना थोड़ा मुश्किल है। तीसरा पक्ष और कहना चाहती हूँ कि जो हाईवे पे जो हाईवे जिनकी चर्चा हर रोज हमें मार्केट बात बिल्कुल सही, कोई भी सेंसिटिव बट अगेन आप एक बात आपको पता करना होगा कि ये कौन से स्टेट्स हैं जो रिसीव करती है और जो समस्याएं उन स्टेट्स को आ रही उसका सोल्यूशन ढूंढना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय इसके राजनीति जो भी अभी जो राजनीति जो परिदृश्य चल रहा है। तो ये मेरा लॉन्ग टर्म वाली जो आपको बात है, आप और हम भी आपसे क्यों माइग्रेट किए, किस दौर में हमने माइग्रेट किया, अब हम वापस जाना अगर चाहते भी हैं तो नहीं जा पाते। हमारे जैसे मैं आपको मौखिक रूप से एग्जाम्पल बताती हूँ। मनीष कुमार करके एक व्यक्ति के फ्रंट पे कमाल का काम किया। अभी वो उड़ीसा में एकड़ों की जमीन लेकर दे रहे हैं, काम करवा रहे हैं। बिहार में वो क्यों नहीं कर पा रहे? वो कल्चर हमारे डेवलप नहीं है, ये बहुत लंबी चीज। फिर हम अभी वाली समस्या से अगर देखें, एक तो प्रियंका गांधी वाली नौटंकी जो भी चल रही है और उनका ब्लफ जो है पकड़ा गया। खैर, आनंद विहार बस अड्डा वाला कांड हमने देखा, जब कोरोना पीक कर रहा था उस वक्त क्या हुआ कि 2-2 लाख लोगों को अफवाहें फैलाकर भेज दिया गया बॉर्डर पे। बांद्रा में हमने देखा क्या हुआ, केरल में हमने देखा क्या हुआ। उसी मतलब 1-2 सप्ताह के भीतर ये सारे काम हुए। अदृश्य बसें जो है भेजी जा रही हैं। इस तरह के जो काम करते हैं लोग, खास करके पॉलिटिशियन, और उनकी बयानबाजी देखेंगे तो बड़ा ही संजीदगी से, गंभीरता से, और चेहरे पे ऐसा कि कोई घर में मर गया है एक्चुअल में, उस तरह का फेस बना के मजदूरों की बात करते हुए एक तरह से उनकी स्थिति को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या वाकई कोई भी सरकार जो इस तरह के काम करती है, जो उनको पॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल करती है, उनके सफरिंग को, क्या उनमें कोई संवेदना आपको दिखती है? क्या ये राजनीतिकरण है या एक्चुअली दे आर कंसर्न्ड अबाउट डूइंग समथिंग अबाउट इट? लॉन्ग टर्म माइग्रेशन की जब हम बात करें अजीत जी, तो फिर सिंपल डेटा पॉइंट है ना, 70 सालों का हिसाब जब जनता मांगती है तो फिर सबसे ज्यादा मिलाहट इन्हीं को होती है। किस दशक में माइग्रेशन सबसे ज्यादा, ऐसा क्या कारण रहा कि हमारे देश का वेस्ट पोर्शन हमेशा से इंडस्ट्रियल रहा, ईस्ट हमेशा ताकता रहा वेस्ट की तरफ या साउथ की तरफ, कि आप किसी तरह से गुहार लगाता रहा कि आप किसी तरह से हमारे लेबर को आप एक्सेप्ट करें। इसके पीछे कौन सा है? ये आप आज 5 साल की सरकार, 6 साल की सरकार को रहने को आप कह सकते हैं कि हर सरकार की जिम्मेदारी, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर्सपेक्टिव से व्याख्या करना चाहेंगे तो जवाबदेही सबको लेनी है। तो निश्चित रूप से राजनीतिकरण है, और ये जिस पार्टी की हम चर्चा कर रहे हैं वो पार्टी तो गिद्धों की पार्टी रही है हमेशा। उनको हमेशा लाशें चाहिए, उनको हमेशा आंसू चाहिए, उनको हमेशा कोई त्रासदी चाहिए जिसके ऊपर वो अपनी इमारत, राजनीति की इमारत खड़ी करते। तो ये तो देयर इन द पब्लिक डोमेन वाली से मुझे निराशा एक्चुअली पार्टी से कम है जी। मुझे निराशा सबसे ज्यादा सिविल सोसाइटी और मीडिया से सबसे ज्यादा शिकायत, क्योंकि हमें मालूम है, शायद भारत की जनता या इनका कहीं की भी जनता, डेमोक्रेसी की कोई भी जनता ये मान करके चलती है कि उनके दुखों का दोहन ही राजनीतिक पार्टियां करेंगी। बट बाकी आपको संजीदा, जिनके बारे में आपने कहा कि बड़े संजीदे स्वर में जो आपको उनकी जवाबदेही कौन करेगा? तीसरा पक्ष जो है जिसको मुझे लगता है कि बहुत जोर से हम लोगों को आवाज, तो देश का ब्यूरोक्रेसी। सफेद तौलिए पे बैठा हुआ वो व्यक्ति हमेशा अट्टहास करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि 5 साल के बाद उनके जो बॉसेस है वो तो चले जाएंगे, उनको हटाने का दम किसी में नहीं। और हम हल्ला करते चिल्लाते हैं
वो हमेशा नेताओं पे चिल्ला के अपने अपने कर्तव्यों की इतिश्री मान लेते हैं, भूल जाते हैं कि अल्टीमेटली कोई भी आए कोई भी जाए, फाइल सिस्टम वही रहेगा, फाइल पे साइन करने का बापू वही रहेगा, शायद उसका चेहरा बदल जाए, किसी फलाना सिंह की जगह फलाना यादव आ जाए, लेकिन उसके अलावा आमूलचूल परिवर्तन व्यवस्था में आने वाला नहीं। और बिहार के संदर्भ में मैं ये बहुत दुख होता है मुझे देखते हुए और कहते हुए कि मीडिया हो या सिविल सोसाइटी, वो सरकार के ग्रांट्स, रिसर्च ग्रांट्स और जितने भी तरीके के प्रलोभन होते हैं सरकार के, इतना ज्यादा दबी हुई है, चाहे वो मीडिया बायआउट का मामला हो या वो वही रिसर्च ग्रांट्स टाइप की या स्कीम्स हैं जिनके थ्रू वो लगे हुए हैं, उनका प्रोजेक्ट्स चल रहा है, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक का नाम अभी स्मृति जी ने लेकर के भी ट्विटर पे एक्सपोज किया था, चाहे वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े हुए लोग, इन सभी लोगों ने सरकार के बाबुओं के साथ एक साठगांठ कर दी। इनको अगर गाली देनी भी है व्यवस्था को, क्योंकि बिना दिए हुए ये लेफ्टिस्ट नहीं हो सकते, बिना दिए ये सत्ता पक्ष के समर्थन में हमेशा पाए जाएंगे, तो ये हमेशा नेताओं को गाली देते हैं, अपना पूरा कर्तव्य उन्होंने पूरा किया। और जो भोली भाली जो जनता होती है, मैं भोली भाली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 30-21 साल का जो युवा होता है, जो अभी कॉलेज से नया निकल रहा हो और वो इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप करने जाते हैं, वो इनके व्यूज से इतना प्रभावित होता है कि इसके बॉन्ड की राजनीति नहीं। तो इस सभी विषयों पर मुझे लगता है बहुत बहुत गंभीरता से, और जिस लबादे को ओढ़ करके वो बातें रखते हैं, उस लबादे को एक्चुअली आत्मसात करके बात करने का जवाब अल्टीमेटली इसी से जुड़ा हुआ मतलब माइग्रेशन के जड़ में एक जो चीज है वो कृषि है, और कृषि को लेके लगातार दशक दर दशक किसी भी सरकार ने मतलब मुझे नहीं लगता है कि उतना फोकस किया है जितना करना चाहिए। अभी स्टिमुलस पैकेज अनाउंस हुआ है, उस पर भी हम अगले प्रश्न में चर्चा करेंगे। आप अभी ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे थे, बाबुओं की बात कर रहे थे, इन लोगों की। मैं अपने गांव का ही एक इंसिडेंट सुनाना चाहूंगा। 2-3 साल पहले गांव में था, तो मेरे पिताजी किसान है, बहुत छोटे किसान है, 2 बीघा जमीन है, जैसा हम लोग की तरफ होता है सबका। खेत पे गया मैं, और मकई का जब ओढ़ा जिसको हम लोग बोलते हैं, बायल जिसको बोलते हैं, उसको देखा, छील के देखा, तो पापा दिखा रहे थे कि देखो इसमें गिन के 10 दाने, एक मैच्योर हो चुके भुट्टे में 10 दाने 12 दाने ऐसे। फिर मैंने पता करना शुरू किया तो पता चला कि हर जगह जिस आदमी ने ब्लॉक से सीड लिया है सबका वही हाल है। और उसकी जड़ में गया तो पता चला कि पिछले साल का जो बचा हुआ सीड था, जो एक्सपायर कर गया था, उसको इन्होंने निकाल के नए पैकेट में नए एक्सपायरी डेट के साथ किसानों को दे दिया। आप सोचिए किस स्तर से ये हुआ। फिर फसल बीमा योजना की मैंने बात की तो बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक तक पैसा आ ही नहीं रहा है बीमा का, तो वो किसानों तक पास ऑन कैसे होगा। तो ये सारा एग्जीक्यूशन का जो एक इशू हो जाता है उसमें, मतलब, और उसको अब फिर स्टिमुलस पैकेज को ही, उसमें भी कई रिफॉर्म्स की भी बात हुई। तो इन दोनों को जोड़ते हुए और रिफॉर्म्स की भी बात करते हुए अपनी बात रखिए आप। ये बात निश्चित रूप से सच है अजीत जी कि हम लोगों ने कृषि पे बहुत ज्यादा फोकस हमारा रहा, स्पेशली हमारे एरिया में। उसका एक सोशियोलॉजिकल कारण भी था, गंगा नदी बहती थी, जमीन उर्वर थी, कुछ करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं थी। जहां पर भी दादी जो कहती थी, जहां पर भी धान छींटता या गेहूं छींटता, कुछ ना कुछ उपजे जाए, तो वैसे स्थिति में जरूरत ही नहीं थी ना बाहर देखने की। वो तो महत्वाकांक्षाएं बढ़ी, 90s के बाद इकोनॉमी ओपन हुई, उसके बाद हम लोगों को सपने दिखने लगे कि अच्छा जरूरी नहीं है कि गांव के स्कूल में ही पढ़ा जाए, बाहर अंग्रेजी मीडियम में भी पढ़ा जा सकता है। तमाम तरीके की का चेंजेस आता गया, पलायन होता गया। लेकिन आज भी कृषि डिपेंडेंट इकोनॉमी हमारी बहुत ज्यादा है, जो ठीक होने की जरूरत है। मुझे इंटरेस्टिंग और अच्छी बात इस पैकेज के साथ ये लगी, इस पैकेज की आप चर्चा करें, इसमें दो मानक, दो मिथक हुए और नए मानक गढ़ने की कोशिश हुई। एक तो एपीएमसी की जो मंडियां की मोनोपोली को पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम, और ये वो रिफॉर्म था जिसके ऊपर लगातार राजनीति होती रही है। आज से बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 साल पहले की घटना याद कीजिए। मध्य प्रदेश में चुनाव थे, प्याज को लेकर के बहुत बड़ी राजनीति, पूरा का पूरा टीकरा मंडी पे। तो ये सब आज की समस्या नहीं है, ये हमेशा हम देखते रहे। किसी चुनाव आने के पहले कोई एक
प्याज, आलू, इस टाइप की कोई कमोडिटी रेयर हो जाती थी, इसके ऊपर राजनीति होती थी और पूरा का पूरा जो बाजार था वो कुछ चंद लोग जो होते थे वो इसको डिफाइन। तो ये जो अभी जो स्टिमुलस पैकेज की घोषणा हुई, उसमें जिस तरीके से मंडियों के पूरी मोनोपोली को खत्म करते हुए किसानों को ये हाथ में उनके ये सुविधा दे दी गई कि आपको जिसको चाहते हैं आप उसको बेचिए, जहां चाहते हैं वहां बेचिए, फॉरेन मार्केट्स की ओपन करने की बात थी। ये एक बहुत बड़ा कदम है और मुझे लगता है कि हमारे देश की राजनीति इससे बदल जाएगी अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन तरीके से होगा। अब ये इम्प्लीमेंटेशन होगा या नहीं होगा, ये अगेन वो ब्यूरोक्रेसी पे आकर के वो बात होती है, क्योंकि ये बात तय है कि जो ब्यूरोक्रेसी जिस प्रक्रिया से चुनी जाती है, जिस आइडियोलॉजिकल धरातल पे वो पूरा का पूरा सिस्टम रचा बसा हुआ है, उस पे प्रहार किए बिना ये कितने भी इस तरह के पैकेजेस अनाउंस किए जाए, उसके एग्जीक्यूशन में हमेशा। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज जो हुई इस पैकेज से वो ये हुई कि किसानों के दिमाग में सरकार ने पहली बार, ये अभी तक के एग्रीप्रेन्योर्स या हम आप जैसे युवा जो कि कुछ कर रहे थे खेती वो जाकर के बताते थे कि बच्चा खाली गेहूं और धान की खेती से ना हो, कुछ और लगा कुछ। ये पहली बार सरकार ने आधिकारिक, और ये बहुत बड़ी घोषणा है, बहुत मतलब आप और हम बिहार से आते हैं, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी ये घटना है कि मसूर, दलहन, अनाज और बहुत ज्यादा अगर बढ़ गया तो इसके बियॉन्ड का एक रास्ता सरकार की तरफ से बड़े मंच से की जा रही है, जिसमें देश की फाइनेंस मिनिस्टर स्वयं बैठकर ये बात कर रही है। काफी बड़ी घटना है और इस चर्चा नहीं होने का कारण एक आध पैनल डिस्कशंस को ले ले खुशी थी, क्योंकि ये दिनों पहले नजर देखा कि आंध्रा से और साउथ के बहुत सारे एक्टर्स की बात, लोकल रीजनल एक्टर्स की बात, और देश के चौराहे पर एकदम सबसे आने जाने वाले आवाजाही वाले तो नौटंकी की गई और उसको दोबारा रिपीट किया गया और इलेक्शन, ये उस आंदोलन को की भीड़ होने वाली है। और इससे मुझे लगता है कि राष्ट्रवादी जिनको लगता है कि जमीन की मिट्टी और मिट्टी की सेवा से ही हम आगे कुछ भी करते हैं, तो ना केवल बात बल्कि अपने अपने इलाके में अपने अपने नेटवर्क में भी किसान को ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि आप खेती को आप डाइवर्सिफाई कीजिए, कैश क्रॉप कीजिए, आप अपने हिसाब से जितने भी जो भी बाकी की जो मंडियां होती है फ्री मार्केट वहां जाकर अब खेती से ही एक जो विलेज इकोनॉमी होती है, हम लोग की तरफ ये होता है किसी के पास जमीन है और कोई सिर्फ मजदूरी करता है। अब ये दुर्भाग्य कह लीजिए या बढ़ते 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 इतना कम बचा है कुछ लोगों के पास कि वो उनको अपनी ही खेती से उतना उपार्जन नहीं हो पाएगा कि वो अपने फैमिली को सस्टेन कर सके। अब गेहूं की कटनी का अगर वक्त है या धान कटाई का वक्त चल रहा है, तो अभी क्या हुआ है कि इसके दो एस्पेक्ट हैं कि गांव से जो है मजदूरों का लोप हो चुका है। कुछ लोग तो चले गए वही कि हम जामनगर जा रहे हैं, रिफाइनरी में ईंट ढो लेना बेहतर है, गांव में जो हम खेती वाला काम नहीं करेंगे। उसके अलग अलग एस्पिरेशंस हो सकते हैं, उसका जो भी हो वो एक अलग चर्चा है। दूसरा ये है कि इसके कारण क्या हो गया, गांव में अचानक से जो एक इकोनॉमी थ्राइव करती थी कि somebody has the wherewithal कि हाँ हम तुमको प्रोवाइड कर देंगे, दो बोझा धान ले लो, गेहूं ले लो या रुपया ले लो कटाई के समय, आलू रोपाई के समय, उसका लोप हो गया। और उसका दूसरा ये है कि अब आप उनको बुलाने घर पे जाइए तो मनरेगा के कारण उनको इतना पैसा मिल रहा है, जो गांव में रुके हुए हैं दे डोंट गिव अ डैम। वो सीधा बोलते हैं बभना खेत में नहीं खटेंगे, ब्राह्मणों के खेत में हम काम नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये, मैं अपना पर्सनल अपने घर की बात बता रहा हूँ, मेरे पास लगभग पापा ने अब गाय पाल पाल के 20 गाय हो गई है मेरे पास, मतलब 13-14 गाय है, 6-7 बच्चियां है। उसकी देखभाल के लिए लोग चाहिए, लोग ढूंढते हैं मिलता नहीं है। एक व्यक्ति था बहुत ही ज्यादा गरीब था,
और वो अंततः मतलब उसका घर टपकता था, खाने के लिए कुछ नहीं था, तो फाइनली मेरे घर पे आता है काम करने के लिए। अब वो 2-3 महीने रहा, 4 महीने रहा, उसके बाद उसको उसी के कम्युनिटी के लोग बोलने लगे कि तुम भवना के यहाँ रहते हो, तुमको क्या जरूरत है, यहाँ से पैसा मिलेगा। उसने छोड़ दिया, और मैं बता रहा हूँ 6-6 बेटियां हैं उसकी। शादी कैसे करेगा बेटी का, अपना घर वो कैसे बनाएगा, मुझे नहीं पता। ये भी एस्पेक्ट एक है कि इसके कारण मतलब विलेज इकोनॉमी जो है वो कृषि पे उतना ध्यान नहीं दिया गया, या गांव में ही रोकने के प्रयास नहीं किए गए। जैसे आपने कहा कि इंडस्ट्रियल हब्स एक एंड पे बना दिया, और मैन पावर जो कहीं और है, तो उसका जो वहां से विस्थापन होना एक मजबूरी हो गई। बरौनी में आपको पता है कितनी इंडस्ट्रीज लगी 70s में, और उसमें अब जाके मतलब लगभग सब डेड हो चुकी थी। 200 से ज्यादा इंडस्ट्री थी, छोटी से लेकर बड़ी खुले। अब खाली बचा है रिफाइनरी और फर्टिलाइजर करके, उसको भी रिवाइव करने की कोशिश की जा रही। 12 यूनिट था शायद, उसमें 8 या 9 ठप था। इन चीजों को आप कैसे देखते हैं कि मजदूर का एस्पिरेशन जो होता है कि हम दिल्ली में ही रहेंगे या जामनगर में ही कमाएंगे, हम गांव में नहीं रहेंगे? ये मुझे लगता है ये कोविड क्राइसिस के बाद जब मजदूर वापस जा रहे हैं अभी, और जब पहुंचेंगे, चूंकि अभी प्रामाणिक डेटा नहीं है तो कहना बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये जो थॉट प्रोसेस है उसमें शायद थोड़ा अंतर अब आना चाहिए, क्योंकि इतनी त्रासदी झेलने के बाद ये शायद आर्गुमेंट समझ में आना चाहिए कि अपने अपनी जगह पे अपनी मिट्टी में रह करके काम करना ज्यादा श्रेयस्कर शायद। दूसरी चीज जो बेहद चर्चा की, बिहार के सोशियोलॉजिकल, बेसिकली सोशल और सामाजिक कारणों और जो जाति तरीके से हम डिवाइडेड हैं, उसकी वजह से मुझे लगता है ये बहुत बहुत ज्यादा नुकसान हम लोगों ने अपनी इकोनॉमी का किया है। और हमारे जहन में इकोनॉमी जैसे शब्द भी नहीं आते, खास करके बिहार के संदर्भ में देखें, क्योंकि बिहार में ज्यादा पैसा कमाने वाला आदमी हमेशा लंपट रहेगा, हमेशा उसका पता नहीं कहाँ से पैसा लेकर के आए। ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आप बिजनेस करके, आप एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन करके आप पैसा कमा सकते हैं। आपके पास अगर एक अच्छी थोड़ी थोड़ी सी जमीन, 2-4 गाय भैंस, और एक अच्छा घर और परिवार, इसके बियॉन्ड अगर आपके पास कोई भी चीज एक्स्ट्रा आती है, तो वो व्यक्ति पूरे टाइम गिल्ट में ही मर जाना उसके लिए ज्यादा श्रेयस्कर है, कि हम या वो जस्टिफाई करता रहेगा पूरा जीवन, ये मैंने ऐसे अर्जित किया क्योंकि मैंने ये किया। ये जो सोच है ना हमारी समाजवादी सोच, जो शायद राजनीतिक कारणों की वजह से भी, कभी भी बिहार में एक्चुअली राइट लीनिंग थॉट, इकोनॉमिक राइट लीनिंग थॉट वाला कोई लीडर हुआ ही नहीं कभी वहां। बड़े बड़े सामाजिक आंदोलन, जो सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट्स भी जो हुए, वो सारे के सारे वो लेफ्ट लीडर्स, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। कोई भी लीडर हो, आप जगजीवन राम जी का उदाहरण लीजिए, आप लोहिया का उदाहरण लीजिए, आप जयप्रकाश नारायण जी की बात कीजिए, आप जॉर्ज फर्नांडिस, ये सारे लीडर्स, या आप लालू प्रसाद जी की बात कर लीजिए, सिर्फ अगर हम थॉट लेवल पर हम जाए, बाकी मैं राजनीति में नहीं घुस रही, इन सब ने कमाल का एक दर्शन दिया, एक कमाल का एक थॉट प्रोसेस दिया। लेकिन अब बिहार को इसके बियॉन्ड सोचने की जरूरत है। पूंजी को लेकर के जो हमारे मन में द्वेष का भाव है, तो जब तक हम लोग झटक के नहीं हटाएंगे, जिस तरीके से लालू यादव ने एक आंदोलन खड़ा किया, झटक करके सामाजिक व्यवस्था तोड़ो, उसी तरह से बिहार में झटक करके समाजवाद का जो रूप स्वरूप आज हम लोगों के सामने है, जब तक हम नहीं हटाएंगे तब तक मुश्किल है आगे बढ़ना वहां पे। और ये जो सारी समस्याएं, उसके केंद्र में पूंजी को लेकर के मन में एक गलत भाव होना है। बाकी जो जातीय व्यवस्था, मुझे लगता है उसके बाद की वो सप्लीमेंट करता है। भाई की बात आपने की, जो बाभन कम्युनिटी, जो बिहार कम्युनिटी है ना, उसको लेकर के जो आपने द्वेष की जो बात की, वो क्यों आई लोग? क्योंकि जमीन हमेशा भूमिहारों का, जो भूमिहीन को हमेशा लगा कि जिंदगी भर जब इन्होंने मेरे ऊपर शासन किया, आज चूंकि समाजवाद के थ्रू जब मैंने नया सपना देखा तो मैं इनके खेतों में क्यों करूं? लेकिन अब वो रिवर्स बहुत हद तक हो चुका है। इसके बियॉन्ड एक नई सोच की जरूरत है, और उस नई सोच में आप अगर अपने आप को जाति के रूप में डिवाइड करके देखेंगे तो बहुत मुश्किल आने वाली। और एक चीज करना चाहती हूँ, हम लोग जो बात करते हैं, हमारे से एक जनरेशन पीछे, यानी 5-6 साल जो कम उम्र वाले जो युवा हैं, मुझे लगता है वो बहुत आक्रामक रूप से इस विषय पे काम भी करते हैं, और बहुत सारे इनिशिएटिव अब बिहार में जाति व्यवस्था को उन्होंने नकारने का सकते हैं। राजनीति के जो गलियारे हैं,
कैसे होता है और होता है उसकी बात मैं नहीं कर रही। मैं इन जनरल जो एक सामाजिक दृष्टि है उसकी बात कर रही हूँ। बहुत हद तक बदलाव आ हाँ, बदलाव हमने देखा है कि हमारी दादी के सामने एक जो है कथित निचली जाति का व्यक्ति नीचे नहीं बैठता, उसको आप बैठने बोल दीजिए तब भी नहीं बैठेगा। ये गया हमारे फादर के टाइम में, और हमारे आते आते तक वो जो कॉन्सेप्ट होता था कि घर का नौकर होगा तो उसको टिन के बर्तन में, अल्मुनियम वाला जो कटोरी थाली होता था उसमें दिया जाता था खाना। जैसा ऐसा नहीं है कि घर में है नहीं स्टील का बर्तन या जो भी है जिसमें आप खाते हैं, या लोहरंगा जो होता है नेल पॉलिश, उससे क्रॉस लगा देते थे कप के ऊपर की चाय पिएगा तो उसका बर्तन अलग रखा जाएगा। इन सब का मैंने कम से कम अपने गांव के लेवल पे तो देखा है लोप हो चुका है। ये है कि अभी भी वर्बली जो है थोड़ा डिमीनिंग वर्ड्स यूज करना या बोल देना, तो वो है, वो कुछ अल्टर दिमाग के, जो हम लोग की तरफ अल्टर शब्द नहीं होता, तो वैसे बुद्धिहीन लोग हैं अभी भी जो वो सामंतवादी सोच वाले हैं। भूमियारों का क्या हुआ है कि अब 2-2 बीघा, 1.5-1.5 बीघा, 1-1 बीघा जमीन बची, तुम्हारे पास खुद खाने के लिए नहीं, तुम्हारी अकड़ कहां से रहेगी। तो ये प्लस जो निचली जातियों के कथित तौर पे लोग थे, उनके पास पैसा आने लगा, मनरेगा से आए या वो कमा के लाए, तो इससे सामाजिक व्यवस्था बदली है, और वो अब अपने अलग ऐंठ, एक तरह से कह सकते हैं जो पॉजिटिव ऐंठ है, जो जिसकी जरूरत थी। लेकिन वही जैसा कि आपने कहा कि अब लेवल आउट अगर होने लगे, ये तो कभी लेवल आउट होगा नहीं 100%, फिर भी जब लगने लगे कि अगर मेरे पिता की मंशा काम करवाने भर की है, तुम्हें डिमीन करने की नहीं है, तो लोगों को इस तरह से भी सोचना चाहिए कि अपना ही गांव है और विलेज इकोनॉमी अपनी एक एक यूनिट के तौर पे काम करता है। कोई गांव सिर्फ सब्जी उगा रहा है, कोई गांव गेहूं अनाज उगा रहा है, और उसमें जो है तुम अपना लेबर दोगे तुम्हें पैसा मिलेगा, ये देखने की जरूरत है। और कुछ आप अगर इस पे ऐड करना चाहें जो जो रह गया हो हमारी बातचीत में। मुझे लगता है एक चीज, एक मेरे दिमाग में एक आदर्श है जो कि पता नहीं कभी पूरा होगा नहीं होगा, लेकिन हम जैसे युवा अगर सोच ले कि हम लोगों को विलेज इकोनॉमी पे ही फोकस करके, और जो लोकल को वोकल करने वाली जो बात की गई, अगर सिर्फ उस पे हम लोग फोकस करें, तो क्या कभी ये संभव है कि हमारे जो बंटवारे होते गए जमीन के, उन सभी, आखिर प्लॉट तो है, हाँ, तो वो सेम है हाँ, बिल्कुल एक ही साथ वो है, बस मेड़ बन गई है, बीच में आरी बन गई, और आरी के इस पर मेरा खेत है और आरी के उस पर आपका खेत है। क्या कभी हो सकता है कि वो एक प्रॉपर कोऑपरेटिव बने, अपने ही गांव में ही लोग उसको प्रॉपर फॉर्मलाइज तरीके से आप कोऑपरेटिव बना लीजिए, जिस तरीके से कंपनीज मर्ज करके अपना काम करती है, अगर क्या उस तरीके से लैंड को मर्ज करके एग्रीकल्चर किया जा सकता है। अगर ये सोच हम लोगों के गाँव में, युवाओं, अगर मुझे लगता है कि काफी ज्यादा इसमें काम किया जाए। लेकिन ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं लैंड रिफॉर्म वाले जो राजनीतिक सोच जो होगी, वो जरूर अपना एंटीना खड़ा करेंगे, तो समस्याएं तो आएंगी, लेकिन इस थॉट पे मुझे लगता है हमेशा, मतलब पंजाब में अगर हम देखें तो साझा चूल्हे की बात होती थी। साझा चूल्हा हो सकता है तो साझा खेत क्यों नहीं हो सकता है? नहीं, साझा खेत की आप जो बात कर रहे हैं, मेरे गांव के बगल वाले गांव में यही होता है सिस्टम। ये जब लोहिया ने अपना वो शुरू किया था, तो लोगों को समझाना शुरू किया था कि जमीन तुम्हारी इकट्ठा जो होती है एक जगह, जब एक ही जगह पे है तो एक ही खेती करो ना, फार गिराओ उसमें, और जोत रहे हो उसको गेहूं के लिए जोतो। ऐसा नहीं कि आधा बीघा में जो है मिर्च रोप दिया, आधे में जो है अंडी रोप दिया, आधे में कुछ और रोप दिया। तो ये सिस्टम जो है ये थोड़ा थोड़ा वही जो बोल रहे हैं ना आपकी, हमारे जनरेशन के लोग जब एग्रीकल्चर को लेके उधर वापस जा रहे हैं, और रिवर्स माइग्रेशन इज अ ट्रूथ, ये हो रहा है। जो जो ब्रेन ड्रेन होता था उसमें मजदूर ही नहीं, हमारे जैसे लोग भी हैं वो भी वापस जाके, और आप जो बात बता रही हैं वो छोटे छोटे स्तर पे लोगों को इकट्ठा करके, और लोगों को अब रियलिटी दिख रही है। जब तक 2-2 बीघा तक आपके पास जमीन थी तब तक भी समझ में नहीं आ रहा था कि इससे बहुत कम हम कमा सकते हैं, लेकिन वही 4 भाई हैं, 8 बीघे में कोई एक कैश क्रॉप, मान लीजिए केसर कोई लगा रहा है, शिमला मिर्च किसी ने लगाया, या मिर्च जो स्पाइस होता है लाल मिर्च वो लगा, उससे अच्छा खासा पैसा आता है। और ये सोच धीरे धीरे बदल रही है, हो सकता है बदले, क्योंकि अभी इकोनॉमी जो ऑलमोस्ट जो है नीचे जो है 1%, 1.2% जीडीपी ग्रोथ रेट तक चला गया, इस तरह की स्थिति आ गई। तो हो सकता है कि पॉलिटिकल थोड़ा सा पुश मिले, और इस तरह से लोग वैयक्तिक स्तर पे सोचे तो कुछ बेहतर निकल कर आए।
और अजीत जी एक चीज और है जो सामाजिक रूप से जो सामाजिक रूप से हमारे यहाँ जातियां जैसे डिवाइडेड हैं, मूलतः कर्म प्रधान जातियां थी। हाँ बाद में वो आ गया कि एकरा ही के पानी चला है, ओकरा ही के पानी ना चला। जब इस तरीके की डूबता आई, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। जो पता नहीं, मैं शायद किससे बात करी थी, शायद आपसे ही बात करी थी जब ये बात आई कि जब हमारे यहाँ कोई भी लोकगीत गाए जाते हैं, उसमें जब शादियों में जो संस्कार गीत गाए जाते हैं उसमें सगुन का जब जिक्र आता है, तो मुझे ध्यान है कि जब दादी सगुन शुरू करती हैं, तो वो ब्राह्मण से शुरू नहीं होता है कि ब्राह्मण पतरा बांच रहे हैं। वो शुरुआत होती है कि गाय के गोबर आंगन दीपल, और फिर वो जो ग्वाला है वहां से गोबर आ रहा है, उसके घर से दीपा जा रहा है। फिर बढ़ई का जिक्र आता है कि वहां से जो पीढ़ा बना वो पीढ़ा ला करके लगाया जा रहा है। फिर जिक्र आता है कुम्हार का कि कुम्हार ने जो कलश बनाया वो कलश रखा, नाई का आएगा फिर। जी जी जी। उसके बाद पानी भरने के लिए वो धोबिन का जिक्र आता है कि वो धोबिन उसी कलश में पानी वहां से आता है भरने के लिए। फिर पंडित आते हैं, फिर वो बैठते हैं, पतरा बांचते हैं। तो जब ये हम था, तो फिर ये कहाँ से ये गंदगी शुरू हुई कि फलाने के यहाँ का पानी नहीं चलेगा तो ढिंके के यहाँ से ये काम नहीं हो सकता है। बांस जो बना, जो हमारे यहाँ छठ इतना बड़ा त्योहार है, जो बांस का जो काम करते हैं जो लोग, और जो सूप ठंडा जो बनाने का काम करते हैं, वो तो हमारे यहाँ आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वहां दलित कम्युनिटी बनाती है, और बिना सूप और डल्ले के तो छठ की कल्पना हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। हाँ। हो ही नहीं सकता। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि किस समय में ऐसा हुआ कि फिर ये ब्राह्मणों की एक कम्युनिटी और एक बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ने इस तरीके की गंदगी बोलना शुरू की कि ये पूरा सामाजिक व्यवस्था कर्म प्रधान व्यवस्था, जन प्रधान व्यवस्था में बट करके रह गई, और इसका बहुत स्वरूप हम ऑलरेडी झेल रहे हैं। तो इससे चलिए, उम्मीद ही कर सकते हैं हम लोग, हमारा जनरेशन की, हम लोग अपने मरते मरते कम से कम उस तरह का देख लें कि लोगों को ये समझ में आए कि जहाँ से तुम्हारा सबसे पवित्र पर्व जो है छठ है, और उसका सूप जो है, जिसको तुम सबसे ज्यादा हे दृष्टि से देखते आ रहे हो सामाजिक व्यवस्था में 100-200 साल या जितने से, और उसी तरह जैसे शादी का कोई भी काम, विलेज की जो इकोनॉमी होती है कि हर एक चीज कहीं ना कहीं बढ़ई जो है पान देगा, कमान जो है कुछ देगी, मिडवाइफ जो होती है, चर्मकार की वाइफ जो होती है, वो अभी भी मेरे घर पे आती है तो बोलती है कि एक साड़ी मेरा ड्यू है। हम बोले जने हुआ है, शादी होगी तो वो भी आपको देंगे और बहुत प्रेम से देंगे। तो इस तरह का, और वो आंगन में बैठती है, बात करती है, या नाखून रंगने वाली जो नौवाइन जिसको बोलते हैं वो सब आती है। तो ये सब हो रहा है, एक्सेप्टेंस बढ़े, और इससे अच्छी और बात नहीं होगी कि जितना सम्मान हम उन्हें अपने लोक गीतों में देते हैं उतना ही अपने दिल में भी दे। और शायद हमारे जनरेशन के साथ जो है ये जो मुझे बदलाव दिखता नजर आता है। अजीत जी, लोकगीत विषयांतर हो चुका है, लेकिन अब चूंकि बात छिड़ी है तो मुझे लगता है एक दो चीजें कहना इसमें जरूरी है। लोकगीतों में भी आप देखिए कि जिस अधिकार से नाउन झगड़ती है, आज वो हमसे आपसे झगड़ रही है, लेकिन वो राम जी से भी भिड़ गई थी। राम लहछू करके गीत है, 3 पन्नों का लंबा गीत है, और उस गीत में जो नाउन है उनका और राम जी का संवाद होता है। नाउन झगड़ रही है, वो कह रही है कि बिना नेक लिए मैं नहीं जाऊंगी, और ये थोड़े बहुत नेक से मैं नहीं मान। ये तो वो पक्ष हो गया। दूसरी चीज है, वो दशरथ को और कौशल्या जी को गाली दे रही, जैसे रिवाज होते हैं गीत में गाली दी जाती है। ये इतनी समरसता वाली व्यवस्था कि आप राजा के घर पे जाकर के राजा को आप प्रेमवश गाली, मीठी गाली, जी जी, हंसते हंसते वो एक्सेप्ट करता था उस गाली को। तो ये पता नहीं कब बिगड़ी, कब। एक मालिनी अवस्थी जी ने एक जिक्र किया था एक सोहर का, जो मेरे दिमाग में हमेशा से पहुंचता है कि उसमें बहुत छापक पेड़ छिउलिया करके पूरा सोहर है, जिसमें एक हिरण होती है, राम जी का छठियार चलता है, और हिरण और हिरणी का, इसमें हिरणी हिरण को कहती है कि आज तुम्हें मार दिया जाए, कि राजा के यहाँ से आदेश है कि उनके बेटे का छठियार है, सारे लोगों को मारो, उनके बांध के आज उनके यहाँ भोज होना है। नेक्स्ट सीन पलटता है, का वध हो चुका होता है हिरण का मांस पकड़ा होता है वहां पे अयोध्या में, और हिरणी जो है वो कौशल्या से जाकर अर्ज करती है कि अब तो मांस बन ही रहा है, सीज ही रहा है,
मुझे इसकी खाल दे दो, हिरण की खाल दे दो, मैं उसी खाल को टांगूंगी और उसमें मैं विश्वास में रहूंगी कि मेरा हिरण जीवित है। और इसको कौशिक भगा देती है कि नहीं, मैं ये नहीं। तो हिरण श्राप देती है कि आज तुम जिस हिरण की खाल के लिए मुझे तड़पा रही हो, कल इसी हिरण की खाल के लिए तुम्हारा पुत्र तड़पेगा और तुम्हारा पुत्र से वियोग होगा और वो मारीच का पुत्र। फिर बाद कालांतर में पुरखिनों ने इसमें ऐड किया और फिर वो बाद में अशिष्टी भी है कौशिक, भाई वो वापस लौटेगा तुम्हारी। बहरहाल हमारा समाज वैसा समाज है जहाँ पे जातीय व्यवस्था को तो आप छोड़ दीजिए, यहाँ पर एक जानवर तक को इतना महत्व दिया गया है। जी जी जी। 2 दिन के बाद वट सावित्री का त्योहार है। सारे सुहागिन बरगद के वृक्ष का पूजन करेंगे। तो हमारे समाज में सिर्फ अगर हम वो वोकल जो बात हुई है वोकल करने की, हमें सिर्फ अंदर जाकर के लोक में एक बार डूबने की सारी फिलॉसफी हमें वहां मिली। इसके कहने का तात्पर्य कभी भी ये नहीं है कि हम बेकार कांड और डिस्कार्ड बिल्कुल भी ना, लेकिन हम पहले अपने आप को समझ तो नहीं कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, व्हाट डू वी स्टैंड फॉर। फिर बाकी की बात में ये विषयांतर हो गया तो पता नहीं आपको। नहीं कोई बात नहीं है, कभी कभी होता है कि सीरियस बातों से, और बहुत लोगों को ये सब बातें पता नहीं होती है कि हमारी जनरेशन के लोगों को ये सब बात पता नहीं है। बहुत ही अच्छी बातचीत रही, और भी कुछ मुद्दा उठेगा तो हम आपकी मदद जरूर लेंगे। ऑफ इंडिया से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत बुलाने के लिए।